2014 के सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस स्टेट केस के डिसीजन का फेवर हालांकि सुब्रमण्यम स्वामी के फेवर में आया, लेकिन उसका कुछ हुआ। स्टेट गवर्नमेंट टेम्पल का कंट्रोल लेती हैं वहां के सो कॉल्ड करप्शन को मिटाने के लिए और फिर खुद ही करप्ट हो जाती हैं। बीजेपी एमपी सत्यपाल सिंह स्टेट का कंट्रोल टेम्पल्स के ऊपर के हटाने के लिए एक बिल लेके आए थे, लेकिन बीजेपी ने ही उनकी नहीं सुनी। इंडिया अगर कभी भी हिंदू राष्ट्र बन भी जाता है, फिर भी क्या स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल छोड़ेंगे टेम्पल्स के ऊपर से? हेलो पीपल, दिस इज सौम्या फ्रॉम सौम्यास फेयर और आज हम वापस आए हैं एक और नए रिसर्च पेपर के साथ। और आज का जो हमारा रिसर्च पेपर है वो बात करता है अनइवन गवर्नेंस, अ क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ इम्बैलेंस इन्फ्लुएंस ऑन हिंदू टेम्पल्स इन इंडिया कंपेयर टू अदर रिलीजियस प्लेसेस। तो अगर हम इंडिया में बात करें तो जो हिंदू रिलीजियस प्लेसेस हैं, स्पेसिफिकली टेम्पल्स हो गए, ट्रस्ट्स हो गए, मठ हो गए, इन सब के ऊपर स्टेट का और गवर्नमेंट का बहुत कंट्रोल होता है। वहीं अगर हम दूसरे रिलीजन्स की इन रिलीजियस प्लेसेस की बात करें, चाहे वो चर्च हो जाए, चाहे वो मस्जिद हो जाए, इन जगहों पे गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता है, ये वो कम्युनिटी खुद मैनेज करती है। लेकिन हिंदू रिलीजियस प्लेसेस ही इकलौती ऐसी रिलीजियस प्लेसेस हैं जिनको स्टेट और गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। अगर हम सेक्युलरिज्म की डेफिनेशन देखें तो सारे कम्युनिटीज, ग्रुप्स या रिलीजन अपने अपने रिलीजियस प्लेसेस को खुद मैनेज रखने का हक रखते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने अंडर आर्टिकल 25 और 26 ग्रांट किया है हमारे सिटीजन्स को। लेकिन हिंदूज के ऊपर स्पेसिफिकली ये एक तरह से रोक लगी हुई है कि वो अपने टेम्पल्स को अपनी मर्जी से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। सिर्फ उनके रिलीजियस प्लेसेस और उनके टेम्पल्स को स्टेट और गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, लेकिन बाकियों को नहीं करती। अच्छा, ये जो आइडिया है कि स्टेट और गवर्नमेंट अलग होती है और जो हमारा राजा है वो अलग होता है और जो हमारा रिलीजियस प्लेसेस है वो अलग होते हैं, ये आइडिया इंडियन नहीं है। ये आइडिया एक्चुअली आया है वेस्टर्न वर्ल्ड से। तो 18th सेंचुरी में क्या हुआ कि यूएस और फ्रांस ये नए नए रिपब्लिक्स बने थे। इन्होंने ये कहा कि हम ये जो यूरोपियन आइडिया था उनके हिसाब से कि जो राजा होता है या मोनार्क होता है उसको डिवाइन पावर मिली होती है फ्रॉम द गॉड कि वो चर्च को भी रूल करे और वो स्टेट को भी रूल करे। ये पावर गॉड उनको खुद देते हैं। फ्रांस और यूएस इस आइडिया को हटाना चाहते थे। वो सीजरो पैप्सी, मतलब कि एक ही राजा हो, वो चर्च को भी रूल करे और वो प्रजा और स्टेट को भी रूल करे। तो इस चीज को ये दोनों नेशंस ने पूरी तरह से खारिज किया था और यहीं से ये आइडिया निकल के आया कि स्टेट और गवर्नमेंट अलग है और चर्च अलग है। इस आइडिया को अपनाने में वेस्टर्न वर्ल्ड को भी कई सेंचुरीज लग गई और फाइनली 18th सेंचुरी, मिड ऑफ 18th सेंचुरी में आते आते ये आइडिया उन्होंने पूरी तरह से अपना लिया। अब अगर हम इंडियन फिलॉसफी की बात करें तो जो इंडियन फिलॉसफी है वो इस वेस्टर्न फिलॉसफी से बहुत अलग है। इंडियन फिलॉसफी, ये जो मैनेजमेंट है स्टेट और रिलीजन का, ये बेस्ड है अर्थशास्त्र पे। अर्थशास्त्र 4th BCE में कौटिल्य ने दिया था। कौटिल्य ही चाणक्य हैं, वो ज्यादा फेमस चाणक्य के नाम से हैं। तो इस अर्थशास्त्र पे बेस्ड है इंडियन रूलिंग सिस्टम। अर्थशास्त्र के अंतर्गत ये माना जाता है कि राजा को भगवान ने, गॉड ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी होती है कि वो राजधर्म निभाए। राजधर्म मतलब एक राजा को स्पिरिचुअलिटी और स्टेट्सक्राफ्ट दोनों में एक बैलेंस बना के रखना होता है। राजा का काम होता है कि वो इंश्योर करे कि उस सोसाइटी में जिसका वो रूल कर रहा है वहां पे जस्टिस मेंटेन है, वहां पे धर्म अच्छे से फॉलो किया जा रहा है, वहां पे कोई भी इनइक्वालिटीज नहीं है, वहां की प्रजा खुश है और हर तरह की प्रैक्टिसेस को फॉलो कर पा रही है, अपने धर्म को निभा पा रही है। इंडियन कंसेप्ट राजा को हेड ऑफ स्टेट की तरह नहीं देखता है, बल्कि इंडियन कंसेप्ट राजा को सर्वेंट ऑफ धर्म की तरह देखता है। अगर यहाँ तक का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज टू सब्सक्राइब।
तो एंशियंट इंडिया में कभी भी रिलीजन को स्टेट से अलग देखा नहीं गया। ये दोनों साथ में कोएग्जिस्ट करते थे और जिसमें एंशियंट इंडियंस बहुत ज्यादा कंफर्टेबल थे। तो इंडिया में ये स्टेट और रिलीजन अलग अलग हुआ कैसे? जब मुगल्स ने इंडिया पे रूल करना स्टार्ट किया तो उन्होंने टेम्पल्स की पावर महसूस की। उन्हें समझ में आया कि जो टेम्पल्स हैं ये सेंटर ऑफ वेल्थ है। उन्हें समझ में आया कि जो लोकल लीडरशिप है वो बहुत स्ट्रांग है इन टेम्पल्स की वजह से। उन्हें कल्चर का कितना इन्फ्लुएंस था हमारे इस कंट्री में ये समझ में आया, और जिसका एकलौता रीजन था ये टेम्पल्स का प्रेजेंस। तो मुगल्स ने इन टेम्पल्स की इस प्रेजेंस को कम करने की कोशिश की। इसको करने के लिए सबसे पहले तो उन्होंने इन टेम्पल्स से रेवेन्यू जनरेट करना स्टार्ट किया जो वो खुद रखते थे। इन पर टैक्सेस लगाना शुरू किया और फाइनली इन टेम्पल्स को अपने अंडर ले लिया। किसी तरह जब मुगल्स हटे तो ब्रिटिशर्स आ गए। ब्रिटिशर्स ने भी सेम चीज महसूस की। उन्हें ये समझ में आ गया कि ये टेम्पल्स बहुत ज्यादा वेल्दी हैं। ये समझ में आ गया कि जो इंडियन रिलीजन है, जो हिंदू रिलीजन है, ये स्ट्रांग होता है इन टेम्पल्स की वजह से। इसलिए उन्होंने इन टेम्पल्स पे वही चीज की जो मुगल्स ने की थी, रेवेन्यू अपने पास रखना शुरू किया, इन पर टैक्सेस लगाना शुरू किया और फाइनली इनको अपने अंडर ले लिया। शुरुआत में तो उन्होंने ये कह के उसको अपने अंडर लिया कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी के लिए है। वो कहते थे कि इन टेम्पल्स में बहुत ज्यादा करप्शन है और इस करप्शन को मैनेज करने के लिए ब्रिटिशर्स इन टेम्पल्स को अपने अंडर ले रहे हैं। ये टेम्पल्स ब्रिटिशर्स के आने के हजारों साल पहले से बड़े आराम से रन कर रहे थे, लेकिन ब्रिटिशर्स को आते ही इनमें करप्शन दिखा और उन्होंने इस कहने पे उसको अपने अंडर ले लिया। आगे चलते चलते ब्रिटिशर्स फाइनली एक लॉ ले आए जो था मद्रास रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडाउनमेंट एक्ट। इस एक्ट के अंतर्गत ये जितने हिंदू टेम्पल्स थे, हिंदू टेम्पल्स, इन सबको ब्रिटिश कंट्रोल के अंडर ले आया गया। इस एक्ट के तहत ब्रिटिशर्स के पास इन टेम्पल्स का कंप्लीट कंट्रोल था, चाहे वो वेल्थ मैनेजमेंट हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट हो, और यहाँ तक कि चाहे वो पूजा पाठ अर्चना और रोजमर्रा की चीजें हो, वो सब ये कंट्रोल करने लगे थे। ये दो चीजों की वजह से हो रहा था। पहला तो वो इसमें से सारी वेल्थ ड्रेन कर रहे थे और दूसरा वो इस टेम्पल की शक्ति कम करना चाहते थे, वो कल्चर और रिलीजन को खत्म करना चाहते थे। तो इस तरह से पहले मुगल्स फिर ब्रिटिशर्स ने स्पेसिफिकली हिंदू टेम्पल्स को अपने कंट्रोल में रखा। और दुख की बात तो ये है कि पोस्ट इंडिपेंडेंस 1947 के बाद जवाहरलाल नेहरू और उनकी गवर्नमेंट ने इन टेम्पल्स को स्टेट रूल से, गवर्नमेंट रूल से फ्री करने के लिए कोई भी स्टेप्स नहीं उठाए, बल्कि हर स्टेट में नई नई एक्ट्स लाई गई कि कैसे इन टेम्पल्स को अपने कंट्रोल में रखा जाए। तो मुगल्स से लेके जवाहरलाल नेहरू की गवर्नमेंट, उसके बाद आई कांग्रेस गवर्नमेंट्स कई साल तक, और फाइनली अब बीजेपी गवर्नमेंट, कोई भी इन टेम्पल्स को फ्री करने के लिए कोई भी स्टेप्स नहीं ले रहे हैं। यहाँ पे एक फन फैक्ट ये है कि बीजेपी गवर्नमेंट की कंट्रोल में कांग्रेस गवर्नमेंट की कंट्रोल से ज्यादा टेम्पल्स हैं। मतलब बीजेपी गवर्नमेंट ज्यादा टेम्पल्स को कंट्रोल करती है व्हेन कंपेयर्ड टू पिछले 70 साल की कांग्रेस गवर्नमेंट। और यहाँ पे ये बात हाईलाइट करना बहुत जरूरी है कि बीजेपी खुद को एक हिंदू पार्टी मानती है, हिंदुओं के उद्धार के लिए आई हुई पार्टी मानती है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 26 के अंतर्गत कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी कम्युनिटी, कोई भी ग्रुप अपने रिलीजन को पूरी फ्रीडम से प्रैक्टिस कर सकता है। हर रिलीजन को इक्वली देखा जाएगा और हर रिलीजन के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं, उनको पूरा फ्रीडम है उनको मैनेज करने में, उनको कंट्रोल करने में, उनको बढ़ाने में। ये आर्टिकल 26 ने हर इंडिविजुअल को एक राइट ग्रांट किया है कॉन्स्टिट्यूशन ने, ठीक है। और ये इसलिए किया गया है ताकि इंडिया में सेक्युलरिज्म को प्रिजर्व किया जा सके, बिकॉज इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट। अब ध्यान देने वाली बात ये है यहाँ पे
कि सारे धर्मों को अपने इंस्टीट्यूशंस को मैनेज, एडमिनिस्टर और उनको कंट्रोल करने का पूरा हक है, सिवाय हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस। यहां पे आके सेक्युलरिज्म की डेफिनेशन चेंज हो जाती है। हिंदूज के ऊपर सेक्युलरिज्म की डेफिनेशन पता नहीं क्यों एप्लीकेबल नहीं होती है। तो हिंदू टेम्पल्स को गवर्नमेंट और अलग अलग स्टेट्स कंट्रोल करती हैं। इसके लिए स्पेसिफिकली एक्ट है, हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडाउनमेंट एक्ट के अंतर्गत हिंदू रिलीजियस प्लेसेस, लेट मी रिपीट, ओनली एंड ओनली हिंदू रिलीजियस प्लेसेस को स्टेट कंट्रोल कर सकती है। वो गुरुद्वारों को नहीं कर रही है, वो मॉस्क्स को नहीं कर रही है, वो चर्चेस को नहीं कर रही है। ये एक अलग एक्ट सिर्फ हिंदू रिलीजियस प्लेसेस के लिए बनी हुई है। बाकी सब सेक्युलरिज्म प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन ये एक्ट हिंदूज के लिए, हिंदू इंस्टीट्यूशंस के लिए बनी हुई है। अच्छा, इस पे सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट इस पे ये कहता है कि स्टेट की जो ये अलग अलग एक्ट्स हैं, हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडाउनमेंट एक्ट्स अलग अलग स्टेट में अलग अलग लेवल पे काम करती हैं। इनके अंतर्गत डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ एक्ट इन अ स्पेसिफिक स्टेट, वहां की रूलिंग गवर्नमेंट उन टेम्पल्स के एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट को पूरी तरह अपने कंट्रोल में रख सकती है। वो सेक्युलर एस्पेक्ट्स को अपने कंट्रोल में रख सकती है। एक रिलीजियस प्लेस में सेक्युलर एस्पेक्ट्स क्या हो सकते हैं, मैं बताती हूँ। सेक्युलर एस्पेक्ट्स के अंदर जिन चीजों को डाला गया है, वो फंड्स, वो प्रॉपर्टी, वो एडमिनिस्ट्रेशन, वो मैनेजमेंट को डाला गया है। सिर्फ जो एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं, और ये सिर्फ हिंदूज के लिए है, एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस मतलब पूजा पाठ हो गया, रोज मंत्र उच्चारण हो गया, आरती का समय हो गया, ये सारी चीजों में स्टेट बिल्कुल भी हाथ नहीं डालेगी। वो बात अलग है, आगे जाके हमें ये समझ में आएगा कि इन चीजों में भी स्टेट इंटरफेयर करने लगती है, बट स्टिल सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से इन एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस में बिल्कुल भी स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगी। लेकिन जरूरत पड़ने पे जो सेक्युलर एस्पेक्ट्स हैं, जो मैंने अभी आपके सामने डिफाइन किए थे, उनको स्टेट कंट्रोल कर सकती है। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों के लिए एक और फन फैक्ट, तो जैसा अभी हमने क्या बोला, एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस में स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगी, लेकिन जो सेक्युलर एस्पेक्ट्स हैं, इन सब चीजों में स्टेट इंटरफेयर करेगी। अब आते हैं वक्फ बोर्ड पे। वक्फ बोर्ड में जब ये अभी अमेंडमेंट हुआ है वक्फ एक्ट में, जो अभी हम सबने देखा है, उसमें भी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने फाइनली फिर यही क्लॉज दिया कि हम लोग जो आपकी एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं उसमें हाथ नहीं डालेंगे, लेकिन आपकी प्रॉपर्टी, आपके फंड्स, आपका एडमिनिस्ट्रेशन, आपका मैनेजमेंट, ये हम देखेंगे। तो यहाँ पे इतना परेशान होने वाली क्या बात है, क्योंकि हम तो कई सौ सालों से, हम मीन हिंदूज तो कई सौ सालों से इसको फॉलो कर रहे हैं। तो वक्फ बोर्ड में भी यही चीज लागू की गई है। तो यहाँ पे एक तरह से देखा जाए तो कोई पक्षपात होते हुए तो नहीं दिख रहा है हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में। इंडिया में टेम्पल एक्ट के रिगार्डिंग सिर्फ 3 जजमेंट्स आए हैं। पहला जजमेंट है मद्रास हाई कोर्ट का शिरूर मठ के अंडर, जो था 1951 में। तो इसमें हाई कोर्ट में जस्टिस सत्यनारायण राव और जस्टिस राजगोपाल अयंगर ने के अंडर एक जजमेंट आया था। तो ये बात शुरू होती है शिरूर मठ से। यहाँ पे लक्ष्मी इंद्र तीर्थ ने एक पिटीशन किया अप्लाई हाई कोर्ट में, जिसमें उन्होंने बोला कि स्टेट के पास बहुत ज्यादा कंट्रोल है इस स्पेसिफिक मठ का, और ये हमारे आर्टिकल 26 के अंतर्गत जो कहता है कि एक रिलीजियस कम्युनिटी को अपने इंस्टीट्यूशंस को मैनेज करने का पूरा हक है, उसको ये फॉलो नहीं करता है। इस पे ये जजमेंट दिया मद्रास हाई कोर्ट ने
कि सबसे पहले स्टेट मैनेज कर सकती है हिंदू टेम्पल्स, लेकिन सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज को छोड़ के, और जो सेक्युलर एस्पेक्ट्स हैं, जो है हमारा फाइनेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट और रिलेटेड एस्पेक्ट्स, वो स्टेट कंट्रोल कर सकती है। दूसरी चीज, हाई कोर्ट ने ये बोला कि ये जो एसेंशियल प्रैक्टिसेस हैं, ये डिसाइड स्टेट नहीं करेगी, ये डिसाइड उस स्पेसिफिक रिलीजियस ग्रुप के, या मान लीजिए वो स्पेसिफिक टेम्पल के जो हेड्स हैं, वो डिसाइड करके बताएंगे स्टेट को। इसे कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ एसेंशियल्स। तो ये दोनों चीजें उस वक्त हाई कोर्ट ने दी। इसके अलावा मद्रास हाई कोर्ट ने इसी के अंडर स्टेट को ये बोला, तमिलनाडु गवर्नमेंट को, कि आप अपने अंडर के 50 टेम्पल्स को रिलीज कीजिए। ये रूलिंग आने के बाद भी स्टेट ने कोई कंप्लायंस नहीं दिखाया और उन्होंने टेम्पल्स को रिलीज नहीं किया। इसको देखते हुए शिरूर मठ फिर फाइनली सुप्रीम कोर्ट गया और वहां पे दोबारा ये केस लड़ा गया। शिरूर मठ ने फिर जब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया तो 1954 में सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली ये जजमेंट पास किया कि स्टेट गवर्नमेंट कोई भी रिलीजियस टेम्पल को परमानेंटली अपने अंडर नहीं रख सकती है, वो टेम्पररी कंट्रोल ले सकती है। और जो एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं, पूजा पाठ, अर्चना, वो जो उनकी बहुत ही इंटरनल एस्पेक्ट्स हैं पूजा पाठ के, उस पे स्टेट का कोई कंट्रोल कभी भी नहीं होगा। ये एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस, जो डॉक्ट्राइन ऑफ एसेंशियल्स हैं, ये प्रोटेक्टेड हैं अंडर आर्टिकल 25 एंड 26 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ये सुप्रीम कोर्ट ने 1954 की हियरिंग में बोला, जजमेंट ने बोला। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला कि अगर आप परमानेंटली इन टेम्पल्स के सेक्युलर एस्पेक्ट्स को भी कंट्रोल करते हैं तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसके बावजूद बहुत सारे टेम्पल्स कई सालों से, अप्रोक्सीमेटली राइट फ्रॉम इंडिपेंडेंस, अभी भी अलग अलग स्टेट्स की कंट्रोल में है। क्यों? क्योंकि ये जो वर्ड सेक्युलर एस्पेक्ट्स हैं, इसमें ये स्टेट गवर्नमेंट्स लूप होल्स निकाल लेती हैं। अगर यहाँ तक ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब। सुप्रीम कोर्ट के 1954 के जजमेंट में हालांकि ये चीज बहुत क्लियर करती गई थी कि परमानेंट कंट्रोल जैसी कोई चीज नहीं हो सकती है, क्योंकि वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स को जो है खराब करती है। आप टेम्पररी कंट्रोल ले सकते हैं, वो भी एसेंशियल प्रैक्टिसेस का नहीं, सिर्फ और सिर्फ सेक्युलर प्रैक्टिसेस का। अब ये जो वर्ड सेक्युलर आया, यहीं पे सारे लूप होल्स निकल के आते हैं। सेक्युलर प्रैक्टिसेस के नाम पे, सेक्युलर मैनेजमेंट के नाम पे जो डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स के ये एक्ट्स हैं, ये एक तरह से इनडेफिनिट टाइम के लिए इन टेम्पल्स को कंट्रोल करती हैं। ये जो लाइन है कि सेक्युलर एस्पेक्ट्स में क्या क्या आ रहा है, ये ब्लर हो जाती है। ये जो टाइम फ्रेम है, ये ब्लर हो जाता है। स्टेट गवर्नमेंट ये बोलती है कि इनका मैनेजमेंट ठीक करने के लिए, या फिर करप्शन को हटाने के लिए, या फंड्स के प्रॉपर यूटिलाइजेशन के लिए हम कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन इनका कभी भी उनके हिसाब से प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो नहीं पाया। सालों साल से वो इसका एडमिनिस्ट्रेशन कभी ठीक कर ही नहीं पाए, और ना ही उन्होंने कभी भी इसका कंप्लीट ट्रांसफर किया एक्चुअल उन रिलीजियस ग्रुप्स को जो अंडर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्टेड है इनको मैनेज करने के लिए। पर ये सेक्युलर एस्पेक्ट्स की डेफिनेशन की वजह से ये कभी भी रिलीज नहीं हो पाती, और ये चीज स्पेशली देखी गई है 3 स्टेट बोर्ड एक्ट्स के अंडर, जो कि है तमिलनाडु हिंदू रिलीजन एंड चैरिटेबल एंडाउनमेंट एक्ट 1959, आंध्र प्रदेश चैरिटेबल हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन एंड एंडाउनमेंट्स एक्ट 1987 एंड केरला देवस्वाम बोर्ड्स। टेक्निकली ये बोर्ड्स, ये एक्ट्स जो सुप्रीम कोर्ट की डेफिनेशन है, जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, उसको टेक्निकली फॉलो कर रहे हैं, लेकिन इस डेफिनेशन में बार बार लूप होल निकालने के बाद एक तरह से परमानेंट कंट्रोल ले रखा है। इसका एक एग्जाम्पल है त्रिवेणकोर एंड कोची देवस्वाम का। ये बोर्ड बेसिकली बनाया गया था जब त्रिवेणकोर और कोची को इंटीग्रेट किया गया था केरला बनाने के लिए।
उस टाइम, उस इंटीग्रेशन के बाद आज तक ये बोर्ड एग्जिस्ट करता है और एक सेमी गवर्नमेंट बॉडी की तरह एक्ट करता है। इस बोर्ड के अंदर बहुत सारे टेम्पल्स आते हैं, इंक्लूडिंग द फेमस सबरीमला। वहां के जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल डिसीजंस हैं, जो भी अपॉइंटमेंट्स हैं, आज तक ये बोर्ड उसके डिसीजंस ले रहा है। हालांकि वहां के डॉक्ट्राइन ऑफ एसेंशियल्स के अंडर ये चीजें एसेंशियल एस्पेक्ट्स में आती हैं जो कि प्रोटेक्टेड है अंडर कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन फिर भी ये बोर्ड उन प्रैक्टिसेस को कंट्रोल कर रहा है। एक दूसरा बहुत बड़ा एग्जाम्पल जो इस डायरेक्शन में है वो है आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश में तिरुमला तिरुपति देवस्थानम बोर्ड जो है वो वर्ल्ड का रिचेस्ट टेम्पल कंट्रोल करता है। दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे वेल्दिएस्ट टेम्पल कंट्रोल कर रहा है वो। जो वहाँ पे बोर्ड है उसमें जो नॉमिनेशंस हो रहे हैं, जो वहाँ के फाइनेंशियल डिसीजंस हैं, जो वहाँ का रेवेन्यू है, वो सब स्टेट गवर्नमेंट के नॉमिनेटेड मेंबर्स देखते हैं। इस वजह से स्टेट गवर्नमेंट उनके सारे अपॉइंटमेंट्स और रेवेन्यूज में पूरी तरह से कंट्रोल रखती है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि ये बोर्ड्स हर तरह के अपॉइंटमेंट्स को भी देखते हैं। इन बोर्ड्स में स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से मेंबर्स डालती है। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये हिंदू रिलीजियस प्लेसेस हैं, लेकिन इनके बोर्ड्स में आपको मुस्लिम भी दिखेंगे, आपको क्रिश्चियन भी दिखेंगे। अब हिंदू रिलीजियस प्लेसेस को मैनेज तो आप कर रहे हैं, एक बार इसको भी मान लिया, लेकिन इनके बोर्ड्स में मुसलमानों और क्रिश्चियन बोर्ड मेंबर्स का क्या काम है? क्या किसी मॉस्क, पहली बार तो किसी मॉस्क या चर्च को स्टेट मैनेज नहीं करती, पर कभी उनके ट्रस्ट में क्या किसी ने किसी हिंदू बोर्ड मेंबर को देखा है? नहीं, वहां तो नहीं आता। वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर जो है बिल्कुल प्रोटेक्टेड है, लेकिन हमारे बोर्ड्स में मुसलमान और क्रिश्चियन क्या कर रहे हैं, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। एक तीसरा इंपॉर्टेंट जजमेंट आया 2024 में, जब सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु गवर्नमेंट का केस हुआ। इसमें सुब्रमण्यम स्वामी ने चिदम्बरम नटराज टेम्पल के लिए केस लड़ा, जहां पे उन्होंने बोला कि तमिलनाडु की जो हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडाउमेंट एक्ट है 1959 की, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से इस चिदम्बरम नटराज टेम्पल का कंट्रोल ले रखा है। उन्होंने ये बोला कि कई जनरेशन से एक हेरिडिटरी क्लैन है दीक्षितार्स का, जो ये टेम्पल के एडमिनिस्ट्रेशन को, अपॉइंटमेंट्स को और हर चीज को मैनेज करता है। लेकिन तमिलनाडु गवर्नमेंट ने इसका कंट्रोल अब अपने हाथ में ले लिया है। ये केस स्पेसिफिकली इसलिए किया गया था क्योंकि उन्होंने यहाँ के जो प्रीस्ट्स थे, जिनको अर्चक्स कहा जाता है, उन अर्चक की अपॉइंटमेंट में भी अपनी एक तरह से कंट्रोल दिखाना शुरू कर दिया था। जो कई हेरिडिटरी से, कई जनरेशन से चीज चल रही थी कि एक स्पेसिफिक क्लैन आके यहाँ पे अर्चक बनता था, वो एक फैमिली, एक हेरिडिटरी बनती थी। इसमें तमिलनाडु गवर्नमेंट ने बोल दिया कि हम चाहते हैं कि दूसरों को भी मौका मिले अर्चक बनने का, इसलिए हम यहाँ पे कंट्रोल लेना चाहते हैं, स्पेसिफिकली अपॉइंटमेंट्स में। तो यहाँ सोचने वाली बात ये है कि एक रिलीजियस प्रैक्टिस को आप सेक्युलर कैसे बना रहे हैं? क्योंकि पहली बात तो रिलीजियस प्लेस सेक्युलर बनना नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। दूसरी चीज, जो एसेंशियल एस्पेक्ट्स हैं एक स्पेसिफिक रिलीजियस, हिंदू रिलीजियस प्लेस के, वो प्रोटेक्टेड हैं अंडर आर्टिकल 25 और 26। तो आप ये एक तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से कंट्रोल ले रहे हैं उसका। ये तो सिर्फ अपॉइंटमेंट्स की बात थी, बाकी तमिलनाडु गवर्नमेंट ने हर एस्पेक्ट पे अपना कंट्रोल ले लिया था। इसके खिलाफ लड़ते हुए सुब्रमण्यम स्वामी ने केस किया था और फिर फाइनली जो इसका जजमेंट आया वो सुब्रमण्यम स्वामी के ही फेवर में आया और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि तमिलनाडु गवर्नमेंट को फौरन सारा कंट्रोल वापस जो दीक्षितार्स थे उनको दे देना चाहिए, उनका रीइंफोर्समेंट बाकी करना चाहिए। अब कितना कंट्रोल दिया गया, कंट्रोल दिया भी गया या नहीं दिया गया,
उस कंट्रोल को जितना भी दिया गया उसमें कितना ज्यादा डिले किया गया, ये अलग चीजें हैं देखने वाली। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के बाद भी समय रहते पूरी तरह से कंट्रोल आज भी नहीं दिया गया है। तो इस सेक्युलर इंडियन स्टेट में ये कह पाना बड़ा मुश्किल है कि कभी भी हिंदू रिलीजियस टेम्पल्स, इंस्टीट्यूशंस, चैरिटेबल ट्रस्ट्स, मठ्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा स्टेट रूल से कभी भी हट पाएंगे, क्योंकि अभी तक आफ्टर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट भी इस तरह का कोई भी पूरी तरह कंट्रोल वापस नहीं दिया गया है उस रिलीजियस ग्रुप को। अब ये जो वर्ड सेक्युलरिज्म है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में ऐड किया गया था ताकि किसी भी तरह की रिलीजन बेस्ड इनइक्वालिटी ना हो पाए। देश में हाई आइडियल्स ऑफ सेक्युलरिज्म को फॉलो किया जाए, हर इंडिविजुअल को उसका रिलीजन प्रैक्टिस करने की पूरी तरह से छूट की जाती है, धर्मनिरपेक्षता प्रैक्टिस की जाती है और धर्म के बेसिस पे कभी भी कोई इनइक्वालिटी नहीं की जाती है। ये डेडिकेशन दिखाने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में द वर्ड सेक्युलरिज्म वाज इंसर्टेड। अब धर्म के आधार पे कोई भी इनइक्वालिटी नहीं दिखा जाती है, ये बेसिक डेफिनेशन है सेक्युलरिज्म की। तो फिर हिंदू टेम्पल्स, हिंदू इंस्टीट्यूशंस, हिंदू रिलीजियस प्लेसेस के ऊपर सेक्युलरिज्म की डेफिनेशन क्यों एप्लीकेबल नहीं है? क्यों हिंदू रिलीजियस प्लेसेस के लिए अलग से एक्ट्स बनाई गई हैं? क्यों एक बहुत छोटा सा हिस्सा ही कवर किया गया है आर्टिकल 25-26 के अंदर, जो भी पूरी तरह से नहीं किया जाता है, उसमें भी लूप होल्स निकाल के जो है उसको भी कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है और करी भी जाती है। तो ये सेक्युलरिज्म की जो डेफिनेशन है, ये जो है चर्चेस के लिए, ये जो है मॉस्क्स के लिए सिर्फ है और हिंदूज के लिए नहीं है। ये हमारे द हाईली सेक्युलर इंडिया एज अ नेशन की कौन सी डेफिनेशन में फिट हो रहा है? अब वैसे तो कभी भी कोई भी एक्ट या लॉ टेम्पल्स के प्रोटेक्शन के लिए तो लाया नहीं गया है कि टेम्पल्स को किसी तरह से रिलीज करके वापस हिंदू कम्युनिटी को दे दिया जाए, ये तो कभी कोई लॉ लाया नहीं। लेकिन बीजेपी के एक एमपी हैं सत्यपाल सिंह, जिन्होंने एक बिल लाने की कोशिश की सबसे पहले 2017 में, जो डिले किया गया और फाइनली लैप्स हो गया। फिर वो दोबारा ये बिल प्रपोज करने लगे 2019 में और उसको अगेन डिले किया गया 2021 तक और फाइनली वो लैप्स हो गया। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि पहली बात, ये जो सत्यपाल सिंह थे ये बीजेपी के एमपी थे और दोनों ही बार जब ये बिल लाने की कोशिश की गई 2017 में और 2019 में, दोनों ही टाइम बीजेपी की गवर्नमेंट और इस स्पेसिफिक सो कॉल्ड हिंदूज को फेवर करने वाली गवर्नमेंट ने इस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बिल को देखा तक नहीं, बल्कि इसको डिले करते गए और दोनों बार लैप्स कर दिया गया। इस बिल के हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट को पूरी तरह से प्रोहिबिट किया जाता है किसी भी हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन या टेम्पल के कंट्रोल, मैनेज या एडमिनिस्ट्रेटर करने के लिए। हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, टेम्पल्स, चैरिटेबल ट्रस्ट और मठ को कंट्रोल करना, मैनेज करना या उनका एडमिनिस्ट्रेशन करना किसी भी स्टेट को अलाउड नहीं होना चाहिए। जितने भी टेम्पल्स स्टेट कंट्रोल में है उनको रिलीज कर देना चाहिए वापस उस स्पेसिफिक हिंदू कम्युनिटी को मैनेजमेंट करने के लिए। कोई भी ऐसा लॉ फ्यूचर में नहीं आना चाहिए जो स्टेट को वापस इन टेम्पल्स और इंस्टीट्यूशन का कंट्रोल दे सके और इन टेम्पल्स में जनरेट होने वाला रेवेन्यू, फंड्स किसी भी तरह से किसी भी और सेक्युलर पर्पस के लिए नहीं यूज होना चाहिए, क्योंकि एक रिलीजियस प्लेस कभी भी सेक्युलर नहीं होती है। इसके साथ ही आर्टिकल 15, 26, 27, 28, 29 और 30 का अमेंडमेंट भी होना चाहिए। ये सत्यपाल सिंह के इस बिल के कुछ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स थे, पर ये बिल फाइनली लैप्स हो गया है और अब इस बिल का
कोई भी प्रेजेंस कहीं पे भी नहीं है। यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, वो ये है कि ये जो हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडाउनमेंट एक्ट अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरह से लगाई गई हैं, इनको लगाने का ना एक ही रीजन ये लोग देते हैं कि ताकि यहाँ पे अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन हो सके और जो भी करप्शन चल रहा है इंटरनली ना, वो ये स्टेट गवर्नमेंट्स के कंट्रोल से हटाया जा सके। तो द ओरिजिनल आइडिया इज कि सेक्युलरिज्म की डेफिनेशन के अगेंस्ट जाके हम सिर्फ और सिर्फ हिंदू टेम्पल्स को कंट्रोल करेंगे वहां के सो कॉल्ड करप्शन को हटाने के लिए। पर इस स्टेट गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन जो ये करप्शन हटा रहा है, उसका एक मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। तमिलनाडु में एक सर्वे कराया गया, आउटलैंड सर्वे, जहां पे टेम्पल लैंड के प्रेजेंस के रिकॉर्ड्स को कंपेयर करा गया, और ये सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे कराया है। उस सर्वे में ये पाया गया कि 1988 से 90 के जो लैंड के रिकॉर्ड्स थे और फाइनली 2019 से 20 के जो लैंड में पाई गई है, वहां पे 50,000 एकड़ की लैंड अप्रोक्सीमेटली गायब है। ये लैंड कहां गई पता नहीं। ये जो हिंदू लैंड थी, हिंदू लैंड नहीं, चलिए हिंदू इंस्टीट्यूशंस की, टेम्पल्स की जो लैंड थी, ये बेसिकली थी हिंदूज ताकि अपने कल्चर को प्रैक्टिस कर सकें, अपनी पूजा पाठ कर सकें। अब ये लैंड सो कॉल्ड सेक्युलर पर्पसेस के लिए या तो यूज की जा रही है या एंटी हिंदू एस्पेक्ट्स के लिए यूज की जा रही है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि स्पेसिफिकली तमिलनाडु गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट दिखाती है कि वो करीब 200 करोड़ का रेवेन्यू और फंड्स वगैरह जनरेट करती है इन टेम्पल्स से, लेकिन एक आंकड़ा कहता है कि 200 करोड़ जनरेट नहीं हो रहा है, करीब करीब 6000 करोड़ जनरेट हो रहा है। तो ये बाकी पैसा कहाँ जा रहा है पता नहीं। उसके बाद अपनी सिंसियरिटी दिखाने के लिए तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट ये बोलती है कि हम 90 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं ऑडिट्स कराने के लिए। अच्छा, मजे की बात ये है कि ये ऑडिट्स कोई बाहर से आके एक्सटर्नल कंपनी नहीं करती है या कोई एक्सटर्नल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट नहीं करता है, ये तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स आके खुद ही करते हैं। मतलब अपना ऑडिट खुद ही कर रहे हैं। मतलब एक बच्चा एग्जाम दे और अपनी कॉपी खुद ही चेक करे। बहुत बढ़िया बात है ये। और चलिए आपने खुद करा भी, लेकिन ये जो टीम ऑडिट्स करती है इसमें कोई भी सीए वगैरह नहीं होते हैं। और इससे भी ज्यादा मजेदार बात ये है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी 1986 से लेके आज तक 1.8 मिलियन पेंडिंग ऑब्जेक्शंस हैं। ये जो इन्होंने ये कराया है ना ऑडिट, इसके ऊपर 2017 की यूनेस्को की रिपोर्ट के हिसाब से तमिलनाडु गवर्नमेंट के पास ना इतनी कैपेबिलिटी है और ना उनके पास इतने क्वालिफाइड एक्सपर्ट्स हैं। मतलब तमिलनाडु गवर्नमेंट के पास ना इतनी काबिलियत है और ना इतनी हैसियत है कि वो ये सारे जो एंशिएंट टेम्पल्स का कंट्रोल लेके बैठी है इसको कंजर्व कर सके। और इस वजह से धीरे धीरे ये टेम्पल्स बर्बाद होते जा रहे हैं, खराब होते जा रहे हैं, और वो समय दूर नहीं है जब ये पूरी तरह से गायब हो जाए। अगर यहाँ तक ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब अस, लाइक अस एंड कमेंट। समझने की बात ये है यहाँ पे कि चाहे मुगल्स हों, चाहे ब्रिटिशर्स हों, चाहे पोस्ट इंडिपेंडेंस कांग्रेस की गवर्नमेंट हो या आज की बीजेपी गवर्नमेंट, कोई भी इन टेम्पल्स के ऊपर से कंट्रोल हटाने के लिए तैयार नहीं। इस तरह की कई रिसर्चेस से इस टॉपिक पे बहुत सारी बुक्स भी आ चुकी हैं, पब्लिश हो चुकी हैं। इस टॉपिक पे इतने डिबेट्स भी हो चुके हैं। इन सब चीजों को पढ़ने, समझने और सुनने के बाद एक चीज तो बहुत क्लियर है कि पहली चीज, हिंदू इंस्टीट्यूशंस के ऊपर हमारे सेक्युलर नेशन की सेक्युलर डेफिनेशन तो डेफिनेटली अप्लाई नहीं की जाती है, लेकिन हिंदू से एक्सपेक्ट जरूर किया जाता है कि वो सेक्युलरिज्म प्रैक्टिस करें। और दूसरी चीज, इन हिंदू टेम्पल्स, इंस्टीट्यूशन, चैरिटेबल ट्रस्ट्स और मठ्स के ऊपर से कोई भी गवर्नमेंट कभी भी अपना कंट्रोल नहीं हटाएगी, और अगर कभी ये हुआ भी तो ये बहुत बड़ा मिरेकल होगा। इसी तरह की और रिसर्चर्स को समझने के लिए, डिस्कस करने के लिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं और चाहते हैं मैं और आपके सामने इस तरह के रिसर्चर्स को प्रेजेंट करूं, तो प्लीज डू लेट मी नो। Please do subscribe us and like us. Thank you so much.